दोस्तों सुबह के 10 बज रहे होंगे। बिहार के एक छोटे से गांव के एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर के सामने एक लाल बत्ती वाली चमचमाती हुई कार आकर के रुकती है, या यूं कहें कि उस जिले के जिला कलेक्टर साहिबा की कार आकर के वहां पर रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, ड्राइवर भाग करके आता है और मैडम का दरवाजा खोलता है, और उसमें से एक काफी शालीन, काफी खूबसूरत महिला आंखों पे गोगल्स लगाए हुए और हाथ में डायरी लिए हुए उस कार से बाहर निकलती हैं और सीधे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। उस कार में बैठे हुए दो सिपाही जो कलेक्टर मैडम का प्रोटेक्शन थे, वो भी बाहर निकलते हैं और मैडम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मैडम जैसे ही उस झोपड़ी में घुसती हैं, तभी देखती हैं कि सामने ही एक टूटी फूटी सी पुरानी सी चारपाई पड़ी हुई है, और उसमें एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति, तकरीबन 65 साल के व्यक्ति उसके ऊपर लेटे हुए हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि उनके घर में 3-4 आदमी घुस रहे हैं, वो व्यक्ति उस चारपाई से उठ करके और खड़ा होते हैं। बड़ी मुश्किल से उस चारपाई से खड़े हो पाते हैं और उठ करके खड़ा होते हैं, और अपनी आंखों से, अपनी अलसाई आंखों से चारों व्यक्तियों को, जो अंदर घुसे हुए थे, पुलिस वाले और कलेक्टर मैडम, सबको देखने लगते हैं। ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो काफी व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इन लोगों को देख करके काफी डर रहे थे। कलेक्टर मैडम को देखते हैं और उनके तरफ देख करके कहते हैं कि बेटी, कौन हो आप और कहाँ आई हो आप, किससे मिलना चाहती हो? तभी कलेक्टर मैडम जो उनको देखती हैं और काफी देर तक देखती रहती हैं, कलेक्टर मैडम के आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो नजदीक आती हैं और उनको अपने गले से लगा लेती हैं। उनके चेहरे को अपने हाथों से लेते हुए कहती हैं, अब्बू जान, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं आपकी नेहा, नेहा मिश्रा। जैसे ही नेहा मिश्रा सुनते हैं, वो जो मौलवी साहब थे उनका नाम था हिदायत अली साहब। हिदायत अली साहब जब ये बात सुनते हैं, तो उनके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, और अपनी बेटी को, नेहा को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी, कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं था। कम से कम अब्बू से अपने मिलने के लिए बीच में कभी तो आ गई होती। इतने सालों से तुम कहाँ पर थी? तभी जो मैडम होती हैं, नेहा मिश्रा, वो कहती हैं, अब्बू, पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा मैं व्यस्त हो गई थी, और मैंने तो आपको पहले ही कसम खाया था कि अब मैं आपके पास आऊंगी तो कलेक्टर बन के ही आऊंगी, और आज मैं इस जिले की कलेक्टर बन करके आई हूँ। तो जो मौलवी साहब होते हैं कहते हैं कि कलेक्टर, ये क्या होता है बेटी? तो कहती है कि इस जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो मैं बन के आपके आपके सामने आई हूँ। वो चारों तरफ पुलिस वालों को देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तो बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है क्या? तो कलेक्टर मैडम मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ वो, मैं बहुत बड़ी अधिकारी बन गई हूँ। और दोनों की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। दोनों एक दूसरे से फूट फूट करके रोने लगते हैं और मिलने लगते हैं। अपने अब्बू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर के और पुचकारने लगती है, सुहलाने लगती है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे से काफी देर तक मिलते जुलते रहते हैं। वहां पर खड़े लोग जब ये चीजें देखते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। वहां पर जैसे ही लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कलेक्टर मैडम की गाड़ी आई हुई है, सारे गांव वाले धीरे धीरे वहां पर भीड़ लगाने लग जाते हैं और देखना चाहते हैं कि आज क्या हुआ कि इस झोपड़ी में, इस मौलवी साहब के घर में कलेक्टर मैडम आई हुई हैं। सारे लोग वहां पर आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों आखिर क्या था, क्या है ये कहानी? कलेक्टर मैडम कैसे उस घर में आई हुई थी, और ये मौलवी साहब के साथ उस कलेक्टर मैडम का क्या रिलेशन था? और ये मौलवी साहब थे, और जो कलेक्टर मैडम थे उन्होंने अपना नाम नेहा मिश्रा बताया था। तो ये मिश्रा, वो मौलवी साहब, और कलेक्टर मैडम उनको अब्बू जान बोल रही थी, वो उन कलेक्टर मैडम को बेटी बोल रहे थे। आखिर इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन था जिसकी वजह से ये एक अब्बू जान बोल रही थी और वो बेटी बोल रहे थे? कुछ तो था इस कहानी में। काफी विचित्र कहानी है, काफी इमोशनल और काफी प्रेरणादायक कहानी है। इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके भी दिल में हो कुछ न कुछ होगा, और आप भी इस कहानी को पूरा अंत तक सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी को जानने के लिए इस कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है अररिया। अररिया के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम होता है हरिहर मिश्रा। हरिहर मिश्रा की पत्नी, जिनका नाम होता है कौशल्या देवी, कौशल्या देवी के साथ हरिहर मिश्रा काफी हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब हरिहर मिश्रा को पता चलता है कि उनकी पत्नी कौशल्या देवी प्रेग्नेंट है, तो दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं। अब उन्हें अपने आने वाले बेटे के बारे में सोचने लग जाते हैं, और सोचने लग जाते हैं कि थोड़े दिनों के बाद हमारे परिवार में भी एक तीसरा सदस्य का एंट्री होगा, और पति पत्नी अपने बच्चे के साथ काफी खुशी से रहेंगे। दोस्तों
तकरीबन जब 7 महीने का ही प्रेगनेंसी कौशल्या देवी का होता है, तभी उनके पेट में एक दिन अचानक काफी जोर से दर्द होने लग जाता है और हरिहर मिश्रा उनको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। किसी तरह से डॉक्टर बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान और इसी डिलीवरी के दौरान जो कौशल्या देवी होती हैं, उनका मौत हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से हरिहर मिश्रा काफी दुखी हो जाते हैं, काफी परेशान रहने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अपनी बेटी को किसी तरह से पालने लग जाते हैं। माँ और बाप दोनों बन करके अपनी बेटी को किसी तरह से अच्छे तरीके से पालना पोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी, जिसका नाम नेहा मिश्रा उन्होंने रखा था, नेहा मात्र 7 साल की होती है, तभी हरिहर मिश्रा का भी अचानक से देहांत हो जाता है। अब नेहा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तभी जो नेहा की बुआ होती है, वो आती है और नेहा को कहती है, बेटी तुम मेरे साथ चलो। और काफी और भी जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी बुआ को कहते हैं कि आप इस बेटी को लेकर के जाइए, इसको पालिए पोसिए और इसको पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाइए। बुआ अपने घर नेहा मिश्रा को लेकर के चली जाती है, लेकिन बुआ घर तो लेकर के चली जाती है, लेकिन नेहा मिश्रा को पढ़ाना लिखाना तो छोड़िए, उसे पूरे अपने घर का काम करवाना शुरू कर देती है, अपने बच्चों को संभालना शुरू कर देती है। क्योंकि उसकी बुआ के 2-3 बेटे होते हैं, एक बेटी भी होती है, वो भी छोटे होते हैं। तो उन बच्चों को भी संभालना, बच्चों को भी देख रेख कराना, अपने घर का झाड़ू पोछा हर काम नेहा से करवाना शुरू कर देती है। नेहा जब धीरे धीरे बड़ी होती है, तो अपनी बुआ से कहती है, बुआ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे जिंदगी में पढ़ लिख करके कुछ बनना है, मुझे स्कूल में एडमिशन कराओ। वो मात्र अभी 8 साल की हुई होती है, तभी कहती है कि मुझे स्कूल में एडमिशन करा दो। क्योंकि वहां पर उसके पिताजी जो हरिहर मिश्रा होते हैं, उन्होंने एक स्कूल में उसका एडमिशन कराया था। वहां से सेकंड और थर्ड में वो पढ़ रही होती है, लेकिन जब उसके पिता की मौत हो जाती है, तो उसका स्कूल छूट जाता है। और जब वो बुआ के पास जाती है, तो कुछ दिनों तक बुआ के पास रहने के बाद फिर से वो अपनी बुआ से कहती है कि बुआ मुझे पढ़ाई लिखाई में काफी इंटरेस्ट है और मुझे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ना लिखना है। तभी बुआ उसको डांटने लगती है और थप्पड़ भी मार देती है और कहती है कि तुझे खिला पिला रहे हैं, ये क्या कम है, अब तुझे पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा, कौन देगा तेरा फीस और कौन तुझे स्कूल भेजेगा, चुपचाप घर पे काम करती रह और जो मिल रहा है खा पी करके अपनी जिंदगी को काटो। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही निगल गई, अब तुम क्या करना चाहती है। इस तरह से बुआ उसको डांटने लगती है, मारने पीटने लग जाती है और नेहा जो है अपनी बुआ की जो ये सब आतंक होता है उसको सहती रहती है। लेकिन नेहा ने भी सोच रखा था कि मुझे पढ़ना है और किसी तरह से मुझे आगे बढ़ना है। नेहा अपने एक पड़ोसी जो होते हैं, उसके बुआ के एक नजदीकी एक टीचर होते हैं, उनका बगल में ही घर होता है, उनसे बात करती है और कहती है कि मेरा प्राइवेट में कहीं फॉर्म मास्टर साहब भरवा दीजिए। और वो मास्टर साहब उस नेहा का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वो कहीं जाती नहीं है, घर पे ही रहती है, लेकिन किताब वगैरह इधर उधर से अरेंज करके जो अपनी बुआ होती है उसी के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं की किताबों से पढ़ करके और इधर उधर से किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके अपने क्लास में हमेशा अव्वल आती है। जो मास्टर साहब होते हैं जिन्होंने उसका एडमिशन प्राइवेट से कराया था, वो भी उसकी ये चीजें देख करके काफी खुश रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जो नेहा होती है 10वीं क्लास पास कर लेती है। 10वीं क्लास में वो पूरे अपने स्कूल में टॉप करती है, काफी अच्छे उसके परसेंटेज होते हैं, जिसे देख करके आसपास के लोग भी कहते हैं कि ये बेटी देखो कहीं स्कूल भी नहीं जाती है, लेकिन घर पर ही रह करके देखो कितना अच्छे से पढ़ाई करती है। इसकी बुआ के बारे में आसपास के सारे लोग जान गए थे कि इसकी बुआ जो है इसके ऊपर अत्याचार करती है, इसको परेशान करती है, हमेशा घर का पूरा काम इसी से करवाती है। लेकिन फिर भी ये बच्ची पढ़ लिख करके और देखो पूरे स्कूल में टॉप कर रखी है। वो जो नेहा होती है, वो उसको पढ़ने के लिए जो लालटेन और डिबरी भी नहीं उसकी बुआ देती थी, वो वहीं पर अपने जो मकान होता है, मकान के सामने जो भैंसों और गायों का जो सार होता है, वहीं पर रोड होता है और रोड के सामने ही एक सिक्योरिटी लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उस वहां पर जाकर के वो रात को पढ़ती रहती है। रात को जब सबको खाना पीना खिला लेती है, घर का सब काम कर लेती है, तो धीरे से दरवाजा खोल करके उस स्ट्रीट लाइट के पास जा करके और वहीं पर बैठ करके रात भर पढ़ाई करती थी। इस तरह से उसने 10वीं क्लास काफी अच्छे नंबरों से पास किया। फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं भी प्राइवेट से काफी अच्छे नंबरों से करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके साथ ऐसा घटना घट जाता है, जब वो अभी वो 11वीं में ही पढ़ रही होती है, तभी एक दिन वो घर में सोई रहती है। उस घर में जो उसकी बुआ होती है, बुआ की एक जेठान होती है, एक जेठ होते हैं और इन लोगों का परिवार कंबाइंड ही रहता है। जो उसकी बुआ होती है, उसके पति 2 भाई होते हैं और दोनों का परिवार एक साथ ही रह रहा होता है। उसका जो जेठ होता है, उसका एक जवान बेटा होता है और वो जो बेटा होता है वो काफी नशेड़ी प्रवृत्ति का, काफी गलत संगत में पड़ गया था और
वो उस जो नेहा होती है, नेहा के ऊपर गलत नजर डालता था। वो एक दिन शादी का फंक्शन होता है, बगल में पड़ोस में ही शादी होता है और घर के सारे लोग उस शादी में गए होते हैं। बुआ भी गई होती है, बुआ के सारे बच्चे वगैरह भी गए होते हैं और वो भी उसके जेठ का लड़का भी गया होता है। लेकिन जैसे ही 12 बजता है, 12 बजे वो घर पर वापस आ जाता है और देखता है कि नेहा बैठ करके वहां पर स्ट्रीट लाइट के सामने पढ़ रही है। वो उसके पास जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ उसका शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसे मारने पीटने लगता है। नेहा मना करती है, कहती है भैया आप ऐसा काम मत करो मेरे साथ, ये गलत है। लेकिन वो नहीं मानता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब नेहा देखती है कि अब उसका कोई भी चारा नहीं चलने वाला, तो उस घर को छोड़ करके जिस ड्रेस में होती है उसी ड्रेस में घर से भाग जाती है। दोस्तों भागती है, रात का 12 साढ़े 12 बज रहा होता है और उसी रात को भाग करके वो मेन रोड के ऊपर आती है और भागते हुए जा रही थी, मेन रोड पर भागते हुए जा रही थी। एक वहां पर चौराहा पड़ता है, वो सोच रही थी कि उस चौराहे से होते हुए थोड़े दूर पर रेलवे स्टेशन था, किसी ट्रेन में बैठ जाऊंगी और ट्रेन से कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। क्योंकि वो अपने बुआ के आतंक से भी काफी परेशान थी, उसकी बुआ भी काफी उसको परेशान करती थी, उसे पढ़ने लिखने नहीं देती थी, पूरे दिन रात काम उससे करवाती थी। वो भी चाहती थी कि कब इस बुआ के घर को छोड़ दूं। आज जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, तो भाग जाती है घर और सोचती है कि किसी न किसी कोई ट्रेन आएगी, उसको पकड़ के कहीं चली जाऊंगी, किसी के घरों में काम करूंगी और वहां पर पढ़ने की अपनी कोशिश करूंगी। लेकिन तभी जब चौराहे पर पहुंचती है, तो सर्दियों का समय होता है, वहां पर 3-4 मनचले बैठे होते हैं। वो उन्होंने आग जलाया हुआ था और आग सेक रहे थे और साथ में वो लोग ड्रिंक भी कर रहे थे, शराब पी रहे थे और गप्पे चारों लोग हाँक रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं इतनी रात को 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास कोई एक जवान लड़की आ रही है, तो इन दोनों ये चारों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इनका जो मन है बिल्कुल अलग तरीके से सोचने लग जाता है। अब उस लड़की के साथ ये लोग जबरदस्ती करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। इन चारों ने शराब पी रखा था। जैसे ही नेहा को यह महसूस होता है कि ये 4 व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग मुझे मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, वो भागने लग जाती है। ये लोग रोड के ऊपर उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो रोड से उतर करके और खेतों की तरफ भागना शुरू कर देती है। खेतों से भाग रही होती है और ये चारों उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जो 2 उसमें से होते हैं, उन्होंने तो इतना ज्यादा शराब पी रखा था कि वो बिल्कुल दौड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जो 2 होते हैं वो कम शराब पिया था, वो इसको दौड़ाने लग जाते हैं और नेहा भागने लग जाती है। थोड़े दूर तक जब नेहा भागती है तो लड़की कितना भागेगी, ये दोनों दौड़ा करके उसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों जब उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो अपने बाकी जो दोस्त 2 होते हैं जो पीछे रह गए थे, उनको मोबाइल पर फोन लगा करके कहते हैं कि लड़की को पकड़ लिया है हमने, फटाफट यहाँ पर आ जाओ। वो दोनों भी थोड़ी देर में 10 मिनट में वहां पर किसी तरह से चलते और दौड़ते हुए वहां पर पहुंचते हैं। जब चारों वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो चारों मिलकर के इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद चारों कहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि यहीं पर बगल में एक मेरा दोस्त रहता है और अकेले ही रहता है, चलो उसी के रूम पर ले चलते हैं और उसके साथ बारी बारी से हम चारों लोग उसके साथ काम करेंगे कुछ। दोस्तों ये जैसे ही ये लोग बात करते हैं, नेहा उनकी बातें सुन करके नेहा का कलेजा फटने लग जाता है, बिल्कुल दिल धड़कने लग जाता है, उसका शरीर कांपने लग जाता है। वो सोच लेती है मेरी जिंदगी आज खत्म होने वाली है, आज मैं जिस चीज से भाग करके आई थी उसी चीज में आकर के मैं फंस गई, ये मेरी जिंदगी को आज बर्बाद कर देंगे, यही सोच रही होती है। तब तक से उन चारों व्यक्तियों का हाथ थोड़ा सा ढीला होता है और इसे मौका मिलता है कि उनसे छुड़ा करके और फिर से भागना शुरू कर देती है। भागने लग जाती है, फिर से वो जो दोनों ज्यादा शराब पिए हुए थे वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो दोनों व्यक्ति होते हैं इसको दौड़ाते रहते हैं। थोड़ी देर में ये अंधेरे में उनको दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। वो भागते भागते एक मस्जिद के सामने एक झाड़ी होता है, झाड़ी से थोड़े दूर पर एक मस्जिद होता है, उस झाड़ी के पास पहुंचती है और वहां पर छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो दोनों उसको देख लेते हैं और देख लेते हैं तो उसको जा करके और पीछे से इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर अपने उन दोस्तों को फोन करते हैं और कहते हैं कि ये पकड़ा गई है, फटाफट तुम लोग आ जाओ, अब इसको हम लोग यहीं पर जो भी करना है यहीं पर कर लिया जाएगा, अब इसको कहीं ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो दोनों व्यक्ति भी चल करके 10-15 मिनट में वहां पर पहुंचते हैं। तब तक सुबह का 4:30 बज गया होता है और चारों उसके साथ वहीं पर उसके कपड़े को फाड़ने लग जाते हैं, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं और काफी हद तक संबंध बनाने में सफल भी हो पाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक मौलवी साहब जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो मौलवी साहब हमेशा
सुबह के 4:30 बजे मस्जिद में जाते थे। वहीं पर थोड़े दूर पर उनकी झोपड़ी, उनका पुराना सा मकान होता है। वहां से डेली 4:30 बजे अजान करने के लिए वो मस्जिद में पहुंचते थे, जिनका नाम होता है हिदायत अली साहब। हिदायत अली साहब नमाज के लिए जा रहे होते हैं मस्जिद को, तभी देखते हैं कि वहीं पर बगल में झाड़ियों पर 4 लड़के हैं, एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। मौलवी साहब काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे, 58-59 साल की, 57 साल की उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना जोश जगता है, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं इसको देख करके, किसी बेटी के साथ ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। उस टाइम वो कुछ भी नहीं देखते हैं, वहीं पर झाड़ियों पर पड़े हुए डंडे को तोड़ते हैं और तोड़ करके उस चारों की तरफ भागने लग जाते हैं। वो ये भी नहीं महसूस करते हैं कि ये चारों जवान हैं, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बूढ़े आदमी हैं, इनको मार पीट करके कुछ भी कर सकते हैं, इनको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उस डंडे को लेकर के उन चारों की तरफ दौड़ते हैं और जहां भी मिलता है उन चारों को पीटने लग जाते हैं। उसी में से जो 1-2 व्यक्ति होते हैं वो इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौलवी साहब के अंदर तो ऐसा जोश आ गया था, उन्हें तो पूरी दुनिया में कोई भी कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ उन चारों को मारना और उस अनजान लड़की को बचाना था। अचानक मौलवी साहब के इस हमले से वो चारों काफी परेशान हो जाते हैं। मौलवी साहब का डंडा किसी के सिर पर लग रहा था, किसी के हाथों पर लग रहा था, किसी के पैरों पर लग रहा था। वो चारों जब मौलवी साहब के डंडे से मार खाते हैं, काफी परेशान होने लग जाते हैं। वो लड़की को छोड़ करके और मौलवी साहब की तरफ भागते हैं और मौलवी साहब को पकड़ करके मौलवी साहब को मारने की कोशिश करते हैं। तभी मौलवी साहब जोर जोर से चीखने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने गांव वालों को बुलाने लग जाते हैं। गांव वाले जब मौलवी साहब की आवाज को सुनते हैं तो मौलवी साहब की आवाज को पहचान जाते हैं और अपने अपने घरों से लाठी डंडा लेकर के और उस मस्जिद की तरफ, उस झाड़ियों की तरफ भागने लग जाते हैं। लड़की भी जोर जोर से चीखने लगती है और मौलवी साहब भी जब जोर जोर से आवाज लगाते हैं तो गांव के सारे लोग जो उस समय जग रहे होते हैं अपना लाठी डंडा लेकर के और उस मस्जिद की तरफ, उस झाड़ियों की तरफ भागते हैं। तभी वहां पहुंच करके देखते हैं कि मौलवी साहब गिरे हुए हैं और मौलवी साहब को ये 4 व्यक्ति, 4 लड़के मारने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में झाड़ियों में लड़की पड़ी हुई है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। ऐसा लग रहा था उस लड़की के साथ गलत काम किया गया है। जब ये सब चीजें गांव वाले देखते हैं और उन 4 लड़कों को देखते हैं तो लाठी डंडे से उस लड़कों को मारने लगते हैं। किसी के सिर फटता है, किसी के बाजुओं पर चोट लगता है, किसी के पैर पर चोट लगता है। इस तरह से अनायास ही उनके ऊपर जब चोट लगने लग जाता है, उनके सिर फटने लगते हैं, वो काफी बेचैन हो जाते हैं और वो चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उसको उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। गांव वाले उनको दूर तक दौड़ाते रहते हैं और जहां तक मिलते हैं उन्हें मारते रहते हैं। उनको काफी चोट आ जाती है, लेकिन फिर मौका देख करके वो चारों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। गांव वाले भाग करके और मौलवी साहब के पास आते हैं और मौलवी साहब और लड़की को, दोनों को उठाया जाता है। मौलवी साहब को कोई चोट वगैरह नहीं लगा हुआ था, थोड़ा बहुत खरोच आया हुआ था, लेकिन लड़की को अंदरूनी चोट लगा हुआ था। लड़की को और मौलवी साहब को उठा करके और सीधे हॉस्पिटल में गांव वाला लेकर के जाते हैं। वहां पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दोनों को चेक करते हैं। मौलवी साहब की तो थोड़ी बहुत पट्टी वगैरह करके उसी टाइम छोड़ दिया जाता है, लेकिन लड़की को 1-2 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। 1-2 दिनों तक जब लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आती है, डॉक्टर उससे पूछते हैं कि कहाँ जाओगी तुम? तो कहती है कि मौलवी साहब के घर जा रहे हैं और उस लड़की को गांव वाले ले आकर के और मौलवी साहब के घर पे छोड़ देते हैं। जैसे ही वो घर पे आती है, मौलवी साहब चारपाई पर बैठे होते हैं और कहते हैं, बेटी, सब कुछ इतना सारा तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे पीछे ये 4 लोग क्यों पड़े हुए थे, क्यों तुम्हारी इज्जत को लेना चाह रहे थे? तभी वो लड़की, जो नेहा मिश्रा होती है, वो फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको अपना पिता ही मानूं, आपको अब्बू जान कह करके ही पुकारूं, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूं और मैं आपको अगर पिता कहूं या पापा कहूं वो अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको अब्बू जान ही कहूंगी। और तभी वो कहती है, अब्बू जान, मेरी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। मैं जब पैदा हुई थी तब मेरी माँ मर गई और जैसे ही 6-7 साल की हुई, मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। मेरी एक बुआ थी जिसने मुझे पाला पोसा और कुछ दिनों तक अपने घर रखा, लेकिन उसने पाला पोसा कम, मेरा फायदा उसने सिर्फ उठाया। हमेशा रात दिन मुझसे काम कराया उसने। मुझे पढ़ने के लिए जब मैं उससे बोलती थी तो पढ़ने लिखने नहीं देती थी, लेकिन मैं किसी तरह से, अगल बगल में एक टीचर थे और कुछ लोगों से मिल करके प्राइवेट किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करती रही। मेरा शौक था, मेरा सपना था कि मुझे पढ़ लिख करके एक डीएम या एसपी बनना है और इसी के लिए मैं रात दिन पढ़ाई करती थी। आज भी मैं चाहती हूँ कि किस तरह से पढ़ लिख करके मैं जीवन में आगे बढ़ूं और इसी वजह से
उसके घर में रहती थी कि अगर मैं इधर उधर कहीं चली जाऊंगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाऊंगी। बेशक मुझे कितना भी काम करना पड़ रहा हो, लेकिन मैं रात को किसी तरह से समय निकाल करके और स्ट्रीट लाइट के पास जाकर के पढ़ाई करती थी। और 10वीं क्लास मैंने काफी अच्छे नंबरों से पास किया था। 12वीं में भी अच्छे नंबरों से मैंने प्राइवेट से, मेरा रिजल्ट अभी थोड़े ही दिन पहले आया। 12वीं भी काफी अच्छे नंबरों से पास किया है मैंने। मेरे घर पे जो मेरी बुआ थी मुझसे काफी काम कराती थी, हमेशा मुझे ताने देती थी, मारती पीटती थी, हमेशा परेशान करती थी। और एक दिन तो गजब ही हो गया। उसके घर में जो उसका जेठ था, जेठ का एक लड़का था, नशेड़ी प्रवृत्ति का था, आवारा किस्म का लड़का था। उस दिन शराब के नशे में, जब ये लोग सब मेरे घर के बुआ वगैरह सब एक शादी में गए हुए थे, वो आ करके और मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगा। मेरे कपड़ों को फाड़ करके और मेरे शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं आज बच नहीं पाऊंगी, मैंने किसी तरह से उससे छुटकारा पा करके उसे छुड़ा करके और भागी। लेकिन भागी फिर भी मेरे साथ वही हुआ। जब जैसे ही मैं चौराहे पर पहुंची, 4 शराब पीते हुए व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गए और मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहे। तभी मैं वहां से भागते भागते और यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर भी वो लोग आकर के, और वही चारों थे जो मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ हद तक वो लोग सफल भी हुए हैं। तभी मौलवी साहब, उसकी व्यथा को सुन करके मौलवी साहब के आंखों से आंसू बहने लग जाता है। तभी कहते हैं, बेटी बहुत बुरा तेरे साथ हुआ, अब तू क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तभी वो जो लड़की होती है नेहा मिश्रा, वो कहती है कि अब्बू जान, आपका ये एहसान मैं जीवन में कैसे चुका पाऊंगी। मैं यही सोच सोच करके दंग रह जाती हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं, और पिता के समान ही नहीं, आपने मेरी जिंदगी बचा करके मुझे नया जीवन दान दिया है। और आपके इस एहसान को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। कोशिश करूंगी कि जब तक जिंदा रहूंगी और जब तक आप जिंदा रहेंगे, मैं आपके इन एहसानों के नीचे हमेशा दबी रहूंगी। और इन एहसानों को चुका तो नहीं पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकती हूँ। मैं अब यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। मेरा सपना है कि मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहती हूँ, और दिल्ली जाकर के मैं मेहनत मजदूरी करूंगी। जो भी मुझे काम करना होगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। लेकिन आगे मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। इतना जब कहती है तो मौलवी साहब कहते हैं, बेटी तेरी मंजिल काफी दूर है, काफी कठिन रास्ता है, लेकिन अगर अपने दिल में हौसला रखी हुई है और तुम अगर मेहनत करेगी तो जरूर तू एक दिन आईएएस बनेगी। मेरा मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ में। और उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके और उसे आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं, ठीक है बेटी, तू अगर जो चाहती है, जो पाना चाहती है, उसको पाने के लिए तू लग जा और मेहनत कर। तू अगर चाहती है मेरे साथ यहाँ पर रहना, तो यहाँ पर भी तू मेरे साथ रह सकती है, यहाँ से भी पढ़ाई कर सकती है। मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा। जिस तरह से रोजी रोटी मैं कमा रहा हूँ, जिस तरह से गरीबी में खाना पीना मेरा चल रहा है, वैसे तुझे भी खिलाऊंगा पिलाऊंगा। जब तूने मुझे अपना पिता मान ही लिया है, तो पिता का फर्ज मैं पूरा निभाने की कोशिश करूंगा। तू मेरे साथ ही रह जा। लेकिन नेहा मिश्रा कहती है, नहीं पिताजी, नहीं अब्बू जान, मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं पढ़ लिख करके उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मुझे आपका त्याग करना पड़ेगा, आपके प्यार का त्याग करना पड़ेगा। मैं हमेशा आपके इस प्यार को अपने सीने में जला करके रखूंगी, हमेशा आपको याद करती रहूंगी। और एक दिन मैं आपसे उसी दिन मिलूंगी जब मैं यूपीएससी क्लियर करके एक जिले की डीएम या एसपी बन करके आऊंगी। उससे पहले मैं आपको न फोन करूंगी, न ही आपसे मिलूंगी। ये मेरा वादा है। दोस्तों, जो मौलवी साहब होते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कहते हैं, ठीक है बेटी, तू जा, तुझे जो करना है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वहां से निकल पड़ती है, और निकल करके सीधे रेलवे स्टेशन आती है। रेलवे स्टेशन से वो एक ट्रेन पकड़ती है, एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ लेती है, और उससे अपने सफर के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। किसी भी तरह से विदाउट टिकट वो उस सफर करती रहती है। और जब टीटी उससे आते हैं, उससे पूछते हैं, तो अपनी सारी कहानी, अपनी सारी व्यथा बताती है और कहती है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ना है। तो टीटी भी इंसान ही है, उनके अंदर भी दया भाव होता है। वो कहते हैं, ठीक है बेटी, और उसको छोड़ देते हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। और वो ऐसे करते करते दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो एक होटल में जाती है, और होटल मालिक से कहती है कि मैं मुझे कुछ अगर काम अगर दे देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। होटल मालिक एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति होता है, 60-62 साल का। वो इसको देखता है, इस लड़की को देखता है, तो कहता है, बेटी तुम क्या काम करोगी। वो कहती है कि मुझे आप कुछ भी काम दे देंगे, जो भी आप देंगे मैं सारा काम काफी मेहनत से करूंगी।
वो कहते हैं कि होटल मालिक कहते हैं कि बेटी, यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी तुझे मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पर होटल पे, जो एंट्री और एग्जिट लोगों का करती है, जो लोग आते हैं उनका लेखा जोखा जो रखते हैं, वो लड़की काफी बीमार चल रही है और अभी उसकी वैकेंसी खाली है। तू अगर रहना चाहती है तो मैं तुझे रख सकता हूँ। वो लड़की तैयार हो जाती है और उस होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लग जाती है। कुछ पैसे जो मिलते हैं उसी पैसे से अपना गुजारा करने लग जाती है, किताबें खरीद करके ले आती है और दिन भर ड्यूटी करने के बाद रात को बैठ करके वहीं पर रिसेप्शन पर ही पढ़ाई करती रहती है। दिन में भी वहीं पर बैठ के पढ़ती रहती है। जब कोई आता है तो उसका एंट्री और एग्जिट करती है, बाकी हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। वो सोच रही थी कि ऐसी ही नौकरी तो मुझे चाहिए थी। पढ़ाई का भरपूर उसको मौका मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद काफी पैसे वगैरह उसके पास थोड़े बहुत इकट्ठा हो जाते हैं और उसका मालिक जो होता है, बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, वो उसे देखता रहता है कि हमेशा ये पढ़ती रहती है। तो उससे एक दिन पूछता है, बेटी, तू नौकरी करती है और यहाँ पर रात दिन पढ़ाई करती रहती है, तू कुछ बनना चाहती है, मुझे तो लगता है तू क्या करना चाहती है? तभी वो नेहा मिश्रा होती है, कहती है, बाबूजी, मुझे पढ़ लिख करके मैं चाहती हूँ कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूं। वो व्यक्ति जब उसको देखता है तो कहता है, वाह रे जमाना, जिसको पढ़ने लिखने के लिए इतने पैसे रुपए सारे बड़े बड़े परिवार के लोग खर्च करते हैं, वो बच्चे आवारा और नकारा निकल जाते हैं। और एक लड़की जो काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, नौकरी कर रही है और उसके साथ पढ़ लिख करके इसके ख्वाब, इसके सपने कितने बड़े हैं। वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, बेटी, तू जरूर एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगी और आज के बाद तुझे इस रिसेप्शन पर रहने की जरूरत नहीं है। तू जैसे भी पढ़ना चाहती है तू पढ़ाई कर, पैसे रुपए जो भी होंगे मैं तेरा खर्चा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा तुझे खर्चा करने की। काफी नेक विचार वाला इंसान होता है। और जब ये बातें वो सुनती है, नेहा मिश्रा उसकी बातें जब सुनती है उस होटल मालिक की, तो उसके आंखों से आंसू आने लग जाता है और उसके पैरों पर गिरने लग जाती है। कहती है कि आपके जैसा इंसान, एक थोड़े दिन पहले मुझे मौलवी साहब मिले थे जिन्होंने मुझे गुंडों से बचाया था, और आप दूसरे ऐसे इंसान भगवान मुझे मिले हैं। अब तो मुझे आगे पढ़ने से और आगे मुझे कलेक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद वो जो होटल मालिक होता है उसे एक दिल्ली के महंगे से कोचिंग में एडमिशन करा देता है और वो वहां पर कोचिंग करने लग जाती है, पढ़ने लग जाती है। साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही होती है। तकरीबन 3 साल होते हैं। 3 साल में वो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही होती है और ग्रेजुएशन भी कर रही होती है। 3 साल के बाद जब जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वो यूपीएससी का फॉर्म भरती है। फॉर्म भरने के बाद पहले चांस में वो निकल निकल नहीं पाता, उसका मेंस तक निकाल लेती है, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के छट जाती है। लेकिन सेकंड चांस में जी जान लगा देती है, मेहनत लगा देती है। और जो होटल मालिक होता है वो इसको काफी सपोर्ट करता है। वो हमेशा कहता है, बेटी, तू जरूर एक दिन कलेक्टर बनेगी, तू मेहनत करना मत छोड़, तू लगी रह, एक दिन तुझे सफलता जरूर मिलेगी। और सेकंड चांस में वो सेलेक्ट हो जाती है, काफी अच्छे नंबरों से सेलेक्ट होती है और वो एक कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो कलेक्टर बनती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि उसका रिजल्ट निकला है, वो उस होटल मालिक के पास जाकर के मिलती है, उसके पैरों पर गिर जाती है और रोने लग जाती है। कहती, मेरे मुझे कलेक्टर बनाने में आप दो व्यक्तियों का सबसे बड़ा योगदान है, एक मौलवी साहब और एक आप। अगर आप दोनों नहीं होते तो मैं कब का गुंडे और मवालियों का भेंट चढ़ गई होती, कब मेरी इज्जत तार तार हो गई होती और मैं इस जिंदगी को छोड़ करके कहीं और चली गई होती। लेकिन पहले तो उन्होंने मुझे उनसे बचाया और आपने अपने साथ रह करके और मुझे पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? तभी वो जो होटल मालिक होते हैं वो कहते हैं, बेटी, बेटियां पिता का एहसान नहीं होता, बेटियों के ऊपर पिता का कोई एहसान नहीं होता है और तू एहसान मेरा क्यों चुकाएगी? तुम तो मेरी बेटी है और बेटी और बाप के बीच में कोई ऐसा चुकाने वाला रिश्ता होता ही नहीं है। तू कलेक्टर बन जाएगी, जब मैं सुनूंगा कि तू कलेक्टर बन करके और इस जिले में इतने अच्छे अच्छे नेक काम कर रही है, तो वही मेरा सबसे बड़ा उपकार होगा तेरा, और वही मैं सुनना चाहता हूँ। तू कलेक्टर बन जा और कलेक्टर बन के खूब अच्छे अच्छे काम कर और खूब अपना नाम रोशन कर। दोस्तों, वो कलेक्टर बन जाती है और जब जिले में पदस्थ होती है तो उसे देखने के लिए वो होटल मालिक जाता है और जब देखता है तो काफी खुश हो जाता है। जैसे ही वो उस जिले में पोस्टेड होती है, उस होटल मालिक से मिलने के बाद वो सीधे वहां पर जाती है, मौलवी साहब के घर जाती है अपनी टीम को लेकर के। और मौलवी साहब के घर जब पहुंचती है, वहां जाती है तो देखती है कि मौलवी साहब एक टूटी फूटी चारपाई पर पड़े हुए हैं और उनकी हालत काफी खराब है। अब बड़ी मुश्किल से वो चारपाई से उठते हैं और अपने दैनिक कार्य करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वो मस्जिद में जा करके अब नमाज वगैरह अदा करते हैं और किसी तरह से उनका जिंदगी कट रहा था। अब काफी बीमार रहने लगे थे।
जैसे ही वहां पहुंचती है, मौलवी साहब देखते हैं कि कौन आ गया, क्योंकि उनकी अब नजरों की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई थी, वो उसे पहचान भी नहीं पाते हैं। वो वहां पर पहुंचती है, उनके पैरों को छू लेती है और कहती है कि अब्बू, मुझे पहचाने नहीं क्या आप? तो मौलवी साहब कहते हैं, बेटी कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी वो कहती है, अब्बू मैं हूँ आपकी बेटी नेहा मिश्रा, भूल गए इतना जल्दी आप? जैसे ही वो कहती है नेहा मिश्रा, जो मौलवी साहब होते हैं हिदायत अली साहब, वो उनको सारी चीजें, वो पिछले जो कहानी थी, सारी चीजें उस दिन की याद आने लग जाती है। वो अपनी बेटी जो नेहा मिश्रा होती है उसके गले से लग जाते हैं। नेहा उस अपने अब्बू है हिदायत अली साहब के जो चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उनके चेहरों को चूमने लग जाती है। वो ये भी नहीं सोचती है कि ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। आज बहुत दिनों के बाद एक पिता और एक बेटी का प्रेम देखने को मिल रहा था, जो कहने के लिए तो मुस्लिम और हिंदू थे, लेकिन आज लग ही नहीं रहा था कि ये इनके मजहब अलग अलग हैं। बस यही लग रहा था कि एक पिता और एक बेटी इतने दिनों के बाद, बरसों बाद आज मिल रहे हैं। हिदायत अली साहब नेहा को देख करके और रोते रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और कहते हैं, बेटी बहुत देर कर दी तू, इतने दिनों के बाद आई है। तभी नेहा मिश्रा कहती है कि अब्बू अब्बू जान, मैंने तो आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं आपके पास तभी आऊंगी जब मैं एक जिले का कलेक्टर या एसपी बन जाऊंगी। आज आपकी बेटी इस जिले का कलेक्टर बन गई है और देखिए मेरे साथ में पुलिस वाले भी हैं, सारे लोग हैं, सब लोग आपके सामने आए हुए हैं। जब मैं कलेक्टर बनी तो आपके पास मिलने के लिए आ गई, क्योंकि मैंने वादा आपसे किया था कि उसी दिन मैं आपसे मिलूंगी जिस दिन मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, इसीलिए मैं आज तक आपके सामने नहीं आई। आपको कैसा लग रहा है मुझे कलेक्टर बना हुआ देख करके? हिदायत अली साहब उसके तरफ देखते हैं, उसके चेहरे को चूमने लग जाते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी तुमने मेरी इज्जत रख लिया, मेरी ही नहीं इस गांव का प्रतिष्ठा तूने बढ़ा दिया और एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो दूरियां होती हैं उन दूरियों को खत्म कर दिया। जो मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं, वो आज इस तेरी और मेरी इस कहानी को सुन करके हमेशा फख्र करेंगे। दोस्तों दोनों बाप बेटी काफी देर तक मिलते रहते हैं। उसके बाद वो हिदायत अली साहब से कहती है कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आपका अब समय काफी ठीक नहीं चल रहा है, आप काफी बीमार रह रहे हैं, अब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। हिदायत अली साहब कहते हैं, रहने दे बेटी, कुछ दिन और जिंदगी बची हुई है और खुदा की खिदमत यहीं पर कर लेने दे, यहीं पर मस्जिद है और मुझे अपना जो सुबह शाम जो मुझे करना है वो मुझे कर लेने दे। तभी वो कहती है कि नहीं, जहाँ मेरा सरकारी बंगला है वहीं बगल में एक मस्जिद है, अब वहीं पर आप पूजा पाठ करते रहिएगा, जो भी करना होगा आपको, और आप मेरे साथ ही रहेंगे। दोस्तों हिदायत अली साहब कहते हैं, बेटी तू हिंदू है, तू पूजा पाठ करेगी, तेरे घर में जो लोग होंगे वो पूजा पाठ करेंगे, भगवान को मानेंगे, और मैं वहीं पर जाकर के अल्लाह का जब नमाज पढ़ूंगा तो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो कहती है कि आप सबसे बड़े तो मेरे प्रभु भगवान आप हैं, आप ही मेरे अल्लाह हैं, आप ही मेरे खुदा हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे घर में रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मैं आपका पूजा करती रहूं जीवन भर, इससे बड़ा मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ लूंगी, चाहे वो मेरा पति होगा या चाहे मेरा बेटा होगा, आप मेरे साथ ही चलेंगे। और उसके बाद हिदायत अली साहब को अपने साथ लेकर के चली जाती है, अपने बंगले में रखने लग जाती है। नौकर चाकर होते हैं, हिदायत अली साहब की काफी अच्छे तरीके से सेवा किया जाता है। अपने नौकरों से कह देती है कि हमेशा इनका सेवा सत्कार करते रहना, इनके जो दवा वगैरह का हर चीज का हर बंदोबस्त हमेशा इनके पास करते रहना। उनके लिए दो नौकर अलग से रख देती है कि इनका किसी भी तरह की इनके लिए कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमेशा जब शाम को ड्यूटी से आती है तो हिदायत अली साहब के पास एक एक दो दो घंटे बैठती है, कलेक्टर होने के बावजूद उनके सिर को दबाती है, उनके हाथों को दबाती है और कहती है कि यही तो पुण्य है मेरा, यही तो मैंने कमाया है आपके आशीर्वाद से, आज मैं उस लायक हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भुला सकती हूँ। और उनका हमेशा सेवा करती रहती है। और जो जो होटल मालिक थे, उस समय जब भी मिलता है तो उनके साथ भी जाती है। कहती है कि इस दुनिया में मेरे लिए दो ही आदमी हैं, मेरे लिए कोई खुदा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई अल्लाह नहीं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही भगवान हैं, दो ही मेरे देवता हैं। एक जो होटल मालिक, वो मेरे पिता की तरफ है, वो मेरे एक पिता हैं, और एक मेरे अब्बू हैं। इनके अलावा मुझे दुनिया में कोई चाहिए भी नहीं। दोस्तों थोड़े दिन बीतता है और इन दोनों के साथ काफी अच्छे तरीके से वो रहती रहती है। थोड़े दिन के बाद एक काफी बड़े अधिकारी के साथ
वो भी एसपी होता है, उसके साथ उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों काफी खुशी से रहने लग जाते हैं। अपने पति से वो कहती है कि मेरे घर में मेरे अब्बू रहते हैं, कभी भी इनको कुछ उल्टी बातें नहीं करना और कभी इनके बारे में कुछ गलत नहीं करना। जो उसका पति होता है वो भी काफी नेक विचारों वाला होता है, वो भी उनको बिल्कुल अब्बू की तरह से अपने पिता की तरह से ही इज्जत देता है और इस तरह से इनकी दुनिया काफी खुशी पूर्वक चल रही होती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम पिता दोनों किस तरह से अपनी जिंदगी एक ही घर में, एक व्यक्ति पूजा करता है, दूसरा व्यक्ति नमाज पढ़ता है, लेकिन एक ही घर में काफी खुशी से रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजहब जो होता है दो इंसानों को बांट नहीं सकता है। चाहे लोग अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं, लेकिन हम सब एक ही खून है, एक ही भाई भाई हैं। हम सबको मिलकर रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।